हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या है 28 जुलाई 1914 और ये फिनिश कब होता है 11 नवंबर 1918। इसके पहले आपको हम बता दें कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी वीडियो सारी पब्लिक है। ये आई बटन पे उसकी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक हम लगाए दे रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ हैं, बट आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी हैं। आप उनको जाके देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जो अभी ये चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको अगर आपको बुक में पढ़ना होगा तो जो लोग पूछते हैं वो मॉर्निंग स्टार की बुक जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर पढ़ने के बाद में जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लिए ये बुक अच्छी है। इसका नेम है 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक, ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपके सैम्पल पेपर और स्पेसिमेन पेपर के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी परचेज लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक रफ मैप मैंने बना दिया है। जो है इसका एग्जैक्ट मैप जो है आप बुक में या नेट पे देख सकते हो। बस यहाँ पे हमने केवल लोकेशन दिखा दी कि उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी, नेशंस थे, जो भी उनको कह लो, जो भी थे वो कुछ इस तरीके से थे। ठीक है, और इनका इस तरीके से होना भी वर्ल्ड वार का एक रीजन था, जिसको हम बताएंगे। खैर, थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो होता ये है कि 28 जून को, ये टाइम क्या है 28 जुलाई है, यानी ठीक एक महीने पहले सेम ईयर में 1914 को ये होता है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, यहाँ के जो हेयर होने वाले होते हैं, यानी यहाँ के जो उत्तराधिकारी होने वाले होते हैं प्रिंस, ठीक, उनका नेम होता है आर्क ड्यूक फ्रांसिस। आर्क ड्यूक फ्रांसिस, ठीक, वो गए होते हैं यहाँ बोस्निया। ठीक है, बोस्निया, और यहाँ की जो कैपिटल होती है सेराजेवो। उस सेराजेवो में एक 19 ईयर का ओल्ड बॉय, ठीक है, 19 ईयर का लड़का होता है, वो गोली मार देता है इनको। ठीक, किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस, जिनका नाम क्या होता है आर्क ड्यूक फ्रांसिस, उनको गोली मार देता है। अच्छा, मारता कहाँ पे है? बोस्निया की कैपिटल, बोस्निया की कैपिटल में सेराजेवो में। लेकिन जो लड़का इनको गोली मारता है, ठीक, वो एक ग्रुप से बिलोंग करता है, एक मिलिटेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका नेम है ब्लैक हैंड। क्या नेम है? ब्लैक हैंड। और वो ब्लैक हैंड जो है वो होता है सर्बिया का। वो ग्रुप कहाँ का होता है? सर्बिया का। ठीक, यानी सीधे सीधे ये बात आती है कि सर्बिया ने जो यहाँ के प्रिंस हैं उनका असैसिनेशन करवा दिया है। ठीक, ये बात सामने आती है, और इसीलिए जो है इस डेट में ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है वो सर्बिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देता है। अब आप कहोगे क्या इतनी सी रीज़न है वर्ल्ड वार फर्स्ट के शुरू होने की? तो बिल्कुल नहीं, इतनी सी रीज़न नहीं है। कोई भी इतना बड़ा जब वार होगा तो उसके लिए बहुत सारे रीजन्स होंगे। ठीक, हाँ, ये जो रीज़न है, इसी रीज़न को हम बोलते हैं इमीडिएट, क्या बोलते हैं? इमीडिएट कॉज या इमीडिएट रीज़न। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज फॉर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट का इमीडिएट कॉज क्या है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस या ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये एक अंपायर है पूरा। ठीक है, यहाँ पे हैब्सबर्ग अंपायर इस समय रूल कर रहा है। तो इसमें अब इस समय ऑस्ट्रिया हंगेरी अलग अलग कंट्री है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर था। तो वहाँ के जो प्रिंस हैं आर्कड्यूक फ्रांसिस, उनका असैसिनेशन हो जाता है बोस्निया कैपिटल सेराजेवो में। ठीक, और वो जो है उसका ब्लेम जाता है सर्बिया के ऊपर, और जब सर्बिया के ऊपर उसका ब्लेम जाता है तो उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है वो सर्बिया से 11 डिमांड रखता है। ठीक है, कि हमारी इतनी बात मान लो वरना तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो सर्बिया उनकी ज़्यादातर बातें मान लेता है, एक्सेप्ट इस बात के कि जो सर्बिया की सवरेनिटी है, ठीक है, सवरेनिटी का मतलब होता है जैसे इंडिया एक सवरेन कंट्री है, तो सवरेन का मतलब ये हुआ कि हम अपने खुद के डिसीजंस, अपनी पॉलिसी के लिए, ये सब के लिए हम खुद फ्री हैं, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो सवरेनिटी की कंडीशन पे वो नहीं माना, और बस ऑस्ट्रिया हंगेरी को बहाना मिला और उसने क्या कर दिया, सर्बिया पे अटैक कर दिया। और जब उसने सर्बिया पे अटैक किया, ठीक, तो रसिया सर्बिया की हेल्प के लिए आ गया। अब क्यों आया, यही सब आगे रीजन्स में बात करनी है। वो इसकी हेल्प के लिए आ गया, तो जर्मनी इसकी हेल्प के लिए आ गया, तो रसिया के अगेंस्ट वार किया। ठीक है, और तो फ्रांस ट्रीटी में था, तो फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया। तो
तो जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया, लेकिन जर्मनी ने एक काम ये किया कि फ्रांस ये सीधे नहीं किया, यहाँ बेल्जियम से होकर के यहाँ आने को सोचा, मतलब बेल्जियम पे अटैक किया, फिर फ्रांस आना चाह रहा था। तो जब बेल्जियम पे अटैक किया तो ब्रिटेन और बेल्जियम में आपस में ट्रीटी थी, तो ब्रिटेन ने अटैक कर दिया किस पे, जर्मनी पे अटैक कर दिया, ठीक है। और आगे कुछ इंटरेस्ट यहाँ ऑटोमन एम्पायर के थे, तो इसने जर्मनी की हेल्प करी, टर्की वगैरह इसने यहाँ हेल्प करी। इटली जो है पहले से एक ट्रीटी में था तो जर्मनी वाले ग्रुप में, लेकिन उसने जर्मनी वाले ग्रुप से फाइट नहीं करी, बाद में अपने कुछ इंटरेस्ट की वजह से क्या किया, उसने फाइट कर ली ब्रिटेन वाली साइड से। ये इसकी कहानी यहाँ पर होती है। तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा जो इसका इमीडिएट काज है, ठीक। ये पहले में इसलिए बताया कि आपको थोड़ा इसमें मजा आने लगे, ठीक है। खैर अब हम आते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके पे, और सिस्टमेटिक तरीके पे जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे, अभी ठंडी है तो इसकी इंक जो है सूख जाती है बोर्ड पे, थोड़ा डर्टी लगने लगेगा। तो सबसे पहले जैसे हम सिलेबस की अगर बात करें कि आपका बोर्ड का सिलेबस क्या है, तो बोर्ड के सिलेबस में द फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसके कॉजेस हालांकि गिने चुने आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपका है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, आर्मामेंट, या कह सकते हो रेस ऑफ आर्मामेंट, और फिर इमीडिएट कॉज, ठीक। इतने कॉजेज आपके सिलेबस में हैं। और इसके बाद में फिर आपका है रिजल्ट, और रिजल्ट में आपको पढ़ना है ट्रीटी ऑफ वर्साए, ठीक। और इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। खैर इसमें हम आपको इवेंट्स ऑफ वॉर भी बताएंगे। खैर हम इसमें चैप्टर उसमें क्रिएट कर देंगे, तो अगर आपको पढ़ना है, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको पढ़ना, वरना आप उसको सीधे स्किप कर सकते हो, ठीक। अब देखो काजेज आपको याद रखने हैं अगर, तो कुछ काजेज याद रखने के लिए अगर मतलब आपसे सीधे पूछ लिया जाए, मान लो कि व्हाट वर द काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसका एक जो है एक ट्रिक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके मेन काज जो थे, मेन MAIN, ठीक, मेन काजेज जो थे, यानी इसके मुख्य जो कारण थे, मेन काजेज जो थे वो मेन थे। मेन एम फॉर मिलिट्रिलिज्म, A फॉर अलायंसेस, I फॉर इंपीरियलिज्म, और N फॉर नेशनलिज्म, ठीक। तो M फॉर मतलब मेन, और मेन M फॉर मिलिटरिज्म, A फॉर अलायंसेस, I फॉर इंपीरियलिज्म और N फॉर नेशनलिज्म, ये क्या हो गए, इसके मेन कॉजेज हो गए, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए। अब हमको थोड़ा क्या करना है, आपके सिलेबस के बेस पे ही आकर के इनको क्या कर लेना है, एक्सप्लेन कर लेना है। और भी जो थोड़े इंटरेस्टिंग काजेज जो लगेंगे हैं कि हमें आपको बताने चाहिए, इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो आपको हम यहाँ पे बताते रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप अपनी बुक भी उठा के पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, वैसे चैप्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके काजेज में, किसकी, नेशनलिज्म की। यहाँ पे आप जान गए क्या कि जो इमीडिएट काज था वो इतना आप जान गए कि इसलिए हुआ था, लेकिन आप खुद ही बताओ कि आखिर सर्बिया ने इनका असैसिनेशन क्यों कर दिया था। अगर सर्बिया ने ही किया था तो क्यों कर दिया था, कोई तो रीजन रहा होगा इसलिए किया, ठीक, मतलब उसके पहले से कोई रीजन रहे होंगे। और उसके अलावा आखिर कर भी दिया तो रसिया का क्या मतलब था, वो यहाँ क्यों आ गया, जर्मनी क्यों आ गया, इतने लोग क्यों आ गए, तो उसके बहुत सारे रीजन्स थे, वो हम लोग देखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, नेशनलिज्म पे। अब अगर पूछा है कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक, तो नेशनलिज्म होता है एक सेंस ऑफ यूनिटी, और किसके बीच में होगा भाई, वहां के लोगों के बीच में, ठीक है, एमंग इट्स पीपल, ठीक। और वो किस बेस पे होगा, वो वहां की कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, इन सब के बेस पे जो एक यूनिटी का सेंस आता है वो क्या होता है, नेशनलिज्म होता है। जैसे इंडिया में भी नेशनलिज्म राइज हुआ, ठीक, इंडिया में भी नेशनलिज्म राइज हुआ, हर जगह नेशनलिज्म राइज हुआ। लेकिन नेशनलिज्म क्या बुरी चीज़ है आपको, क्योंकि नेशनलिज्म उन्हें वार करा दिया, तो नेशनलिज्म बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो नेशनलिज्म था वो नेशनलिज्म था एग्रेसिव नेशनलिज्म। क्या था, एग्रेसिव नेशनलिज्म।
एग्रेसिव नेशनलिज्म जब आप कहोगे तब इसका मतलब ये होता है कि लव फॉर योर ओन कंट्री, या नॉट ओनली लव फॉर योर ओन कंट्री बट आल्सो हेटेड फॉर अनदर कंट्री। और केवल जब एक गुड नेशनलिज्म की बात करोगे तो हमें अपने देश से प्रेम है, हमको दूसरे देशों से घृणा भी नहीं है, लेकिन हमको अपने देश से प्रेम है। जैसे इंडिया भी एक नेशन है और हम लोगों में भी नेशनलिज्म है, इंडिया को हम नेशन मानते हैं, भारत माता मानते हैं, हमारे इमोशंस हैं। लेकिन अगर इंडिया पे देखोगे तो इंडिया किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, मतलब हम भी जियो और जीने दो पे विश्वास रखता है। लेकिन उस समय का जो नेशनलिज्म था वो एग्रेसिव नेशनलिज्म था। और जो ये एग्रेसिव नेशनलिज्म था इसने क्या था, अपनी कंट्री को तो खूब ज़्यादा बढ़ाओ और दूसरे को हेट करो और जहाँ पाओ वहाँ उनके एरिया कैप्चर कर लो, ठीक, ये सब चीज़ें था। यानी इसी एग्रेसिव नेशनलिज्म ने किस चीज़ को बढ़ावा दे दिया, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे दिया। यानी दूसरा रीजन हमारा क्या है, इंपीरियलिज्म है, ठीक। इसके अगर एग्जाम्पल ले लो एग्रेसिव नेशनलिज्म के, तो होता क्या है, देखो सिस्टमेटिक चल रहे हैं, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट आपके आईसीएसई में पूछी भी नहीं जाती है, जो डेट पूछी जाती है यहाँ मैंने लिख दिया करूँगा। बीच में अगर मैं कोई डेट बोलता भी हूँ और कहता नहीं हूँ कि इसको याद करो तो आप बिल्कुल मत याद करना, ठीक, जरूरी नहीं है। हाँ, तो एग्रेसिव नेशनलिज्म का ये हुआ कि 1871 के पास में फ्रैंको प्रशा वार हुआ था। प्रशा उस समय जर्मनी का नाम प्रशा हुआ करता था। तो वो वार इसलिए हुआ था कि यहाँ पे बिस्मार्क हुए थे, बिस्मार्क, और वो यूनिफिकेशन कर रहे थे जर्मनी का। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे भी नेशनलिज्म था और उन्होंने कई सारे एरियाज कैप्चर करे, जिसमें फ्रांस का अल्सास लॉरेन जो है था, और ऐसे ही कुछ इटली के थे दूसरे के पास में। इस तरीके के उनके अपने अपने जो बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में इधर उधर थे। जैसे अभी इंडिया कहने लगी नहीं तिब्बत तो हमारा है, जबकि सही माने मगर इथनिसिटी बात करोगे इस सब पे तो तिब्बत इंडिया से रिलेट करेगा, नेपाल इंडिया से ही रिलेट करेगा, वहाँ की कल्चर इस तरीके से। और कभी एंशिएंट टाइम में जैसे आप देखते हो अखंड भारत जब मैप देखते हो इस तरीके से, जो है एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं उनकी जब बात करोगे तो अफगानिस्तान तक का पूरा और भारत था अपना, इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन वही अब इस तरीके नेशनलिज्म आ जाए कि नहीं इस टाइम पे कौन नहीं, हम अफगानिस्तान तक जाकर कब्जा करेंगे, तो वॉर सिनेरियो ही तो बन जाएगी, वॉर क्रिएट हो जाएगा। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म ने इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई कि मतलब सही हिस्ट्री पढ़ाई, गलत नहीं पढ़ाई, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं पढ़ानी चाहिए थी, मतलब वो ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन अब वहाँ पे हमको केवल रीजन जानने हैं, हमको वहाँ जाके उसका पोस्टमार्टम नहीं करना। तो वो फ्रैंको प्रशा वार के टाइम पे जो अल्सास लॉरेन फील्ड वहाँ पे गया था, फ्रांस ने चाहा उसको हम ले लें, ऐसे अदर कंट्रीज ने भी ये सब किया। और जब ये सब करने की बात आई तो बस क्या आ गया, इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म की हिंदी होती है साम्राज्यवाद। मतलब तुम्हारा अपना जो खुद का स्टेट है इसको आप बढ़ाओ, दूसरे का एरिया कैप्चर करो और इसका जहाँ जितना हो सके उतना एरिया अपने अंडर में लेकर के आओ। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं, वो सब आपके पास होने चाहिए। अच्छा, इस टाइम का जो इंपीरियलिज्म था, उस इंपीरियलिज्म का मतलब केवल यही नहीं था कि हाँ वही कैप्चर कर लो। इसमें यह था कि या तो आप डायरेक्ट कैप्चर कर लो, या तो फिर जैसे ब्रिटेन कर रहा था, जैसे ब्रिटेन भी तो इंपीरियलिस्टिक पावर था और आप इंडिया और ब्रिटेन का पूरा पढ़ ही चुके हो, ठीक है, 1857 से और उधर आगे की ब्रिटेन एक इंपीरियलिस्टिक पावर था। किस तरीके से इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, अफ्रीका में कॉलोनीज थी, ब्रिटेन में, अमेरिका में कॉलोनीज थी, श्रीलंका, ये सब उसके पूरी कॉलोनीज थे, तो इंपीरियलिस्टिक पावर ही तो था। तो या तो डायरेक्ट कैप्चर कर लो या वहाँ पे क्या बनाओ, अपनी कॉलोनीज बनाओ और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, ठीक। तो एक तो नेशनलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म, और दूसरा और भी था, उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो जो अभी मैंने मेन काजेज बताए थे ये इतने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको और काजेज लिखना हो तो एक काज इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख सकते हो कि उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से भी वर्ल्ड वार हुआ। क्यों हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रीज को किसकी ज़रूरत पड़ी? एक तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत, ठीक। दूसरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट की ज़रूरत। अब जो कॉलोनीज हैं ये दोनों अवेलेबल कराएंगी। इंडिया क्या करा रही थी, यहाँ से चाहे कॉटन हो चाहे जूट हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन चली जाती थी और वहाँ इंडस्ट्रीज में वो बनती थी और फिर वहाँ से
जो प्रीपेड मटेरियल था वो फिर इंडिया में ही आता था और यहीं बिकता था, यानी मार्केट भी अवेल कराते थे और रॉ मटेरियल भी अवेल कराते थे। यानी जिन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चाहे वो ब्रिटेन रहे हो चाहे वो फ्रांस रहे हो, इनमें अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। जर्मनी और रसिया में थोड़ा लेट में हुआ, अगर इनमें भी साथ में ही हो गया होता तो शायद दूसरा सिनेरियो होता, इनमें बाद में हुआ, तो ये भी एक फैक्टर बना, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसने भी कॉलोनीज बनाने के लिए आगे टेंडेंसी शुरू करी कि हम कॉलोनीज बनाएंगे, वहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, वहाँ से हमको एक मार्केट मिलेगा। और एक चीज़, लेबर की भी ज़रूरत होती है, लेबर की भी ज़रूरत होती है। अब जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुकी है तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे बड़े आदमी होंगे, स्किल्ड वर्कर होंगे। अब अनस्किल्ड वर्कर कहाँ से आएंगे? जो मजदूर वाले काम कर सकें, जो स्लैब्स हो सके, दास हो सकें, वो आएंगे आपके अफ्रीका जैसे जो है कॉन्टिनेंट से। इंडिया जिसको पिछड़ा मान रहे थे वो यहाँ से जाएंगे, ऐसे लोग जो अनस्किल्ड वर्कर हैं। यानी चीप लेबर भी उनको मिलेगा। यानी कॉलोनीज जो हैं वो इस तरीके से इनको क्या करते थे, फायदा पहुंचाते थे। यानी इंपीरियलिज्म में डायरेक्ट कैप्चर ही नहीं, कॉलोनीज बनाना भी, तो दो चीजें हो गई। तो डायरेक्ट कैप्चर करेंगे तो भी क्लेसेस बढ़ेंगे और कॉलोनीज बनाने में भी क्लेसेस बने। इंडिया में आप देखोगे ब्रिटेन और डचेस का वार होता है, ब्रिटेन और फ्रेंच का वार होता है, ब्रिटेन और पोर्टुगीज का वार होता है, वो कॉलोनीज के ही तो उसमें क्लेश में होता है कि वो भी इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, वो भी कॉलोनीज बनाना चाह रहे हैं। इंडिया एग्जाम्पल को इसलिए दी क्योंकि वो आप जान रहे हो यही चीज़ अफ्रीका में भी हुई, यही चीज़ अदर कॉन्टिनेंट्स पे या अदर कंट्रीज में भी हुई, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पे पहुंची और उन्होंने उसे अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए। ठीक, और तो ये दो चीज। तीसरा और भी, अगर मान लो यहां से ब्रिटेन इंडिया जा रहा है तो बीच में कई सारे पोर्ट्स पड़ेंगे, कई सारे स्ट्रेट्स पड़ेंगे जहां से उनकी शिप्स जानी है, जहां से ये सब जानी है। तो यानी ट्रेड रूट्स के क्लेसेस भी वहां पे हो रहे थे। तो ये सारे रीजन्स थे जिनकी वजह से क्लेसेस बढ़े। तो इंपीरियलिज्म इस तरीके से फैक्टर हुआ। अब इंपीरियलिज्म ने आगे किया ये कि जैसे आप देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस ये सब इंडिया में आकर के जिस तरीके से क्लैश कर रहे थे वैसे और क्लैश कर रहे थे। लेकिन सेम टाइम पे जर्मनी में भी क्या है, 19वीं सेंचुरी में जर्मनी में भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के मामले में और भी अदर प्रोड्यूसर्स में जर्मनी बहुत टॉप पे चला गया। ठीक है, रसिया की भी अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। हाँ, ब्रिटेन के बाद में फ्रांस भी आया था। अब उस समय क्या हुआ कि जैसे अफ्रीका को अगर आप देखोगे इसके ठीक नीचे जहाँ पे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द रीजन्स ब्रिटेन कैप्चर कर चुका था। अब जैसे मान लो कोई बड़ा सा रीजन पड़ा हुआ है तो जो जाए वो अपना एरिया कवर करता रहे। लेकिन जब एरिया कम पड़ेगी तब वहाँ पे मार पड़ेगी। तो जब जर्मनी बाद में राइज किया और वहाँ पहुँचा तो जर्मनी ने ब्रिटेन से कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ये तुम्हारे बाप का तो है नहीं, ये तुमको भी तो ऐसे ही तुम कैप्चर किए थे, तो तुम पावरफुल थे, तुमने कैप्चर कर लिया था। ठीक, अब हम भी पावरफुल हैं, अब या तो इसमें हमें पैरिटी दो, हमें भी ट्रेड करने दो, हमें भी चीजें दो, वरना हमसे वार करो। सीधी सी बात जर्मनी की। फ्रांस का भी कुछ ऐसा ही, यानी जब कॉलोनीज कम पड़ गई तो उन्हीं कॉलोनीज में इन पावर्स में आपस में क्लैशेज स्टार्ट हो गई। तो चाहे कॉलोनीज के कर लो, चाहे ट्रेड रूट्स के कर लो, और डायरेक्ट कैप्चर वाले तो मैंने आपको बता ही दिए, ये इंपीरियलिज्म है। ठीक, अब आप बताओ कि नेशनलिज्म से एक चेन निकली जो इंपीरियलिज्म तक पहुंची। ठीक, वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ लिया। अब ये बताओ, जब ये जो क्लैश हो रहे हैं, जब ये क्लैशेस हो रहे हैं, तो क्या लोग वहां थप्पड़ मुक्के, तो मार होनी ही है, मतलब वार फाइट जो भी कह लो वो तो होनी ही है। तो जब होनी ही है तो क्या थप्पड़ मुक्के से ही मार होगी? और अगर थप्पड़ मुक्के से भी होगी तो एक व्यक्ति चाहेगा कि ये थप्पड़ से ही मार रहे हैं, हम क्यों ना डंडा निकाल लाएं। तो अगला जब डंडा निकाल करके लाएगा तो अगला सोचेगा राइफल निकाल लाएं। तो यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि वीपन्स बनना शुरू हो गए। यानी एक रेस शुरू हो गई, किसकी? आर्मामेंट्स की। जिसके पास ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो वार में ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो इसकी क्या हुई? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की रेस शुरू हो गई। ब्रिटेन की पहले के पास सबसे पावरफुल नेवी थी, ठीक है, पावरफुल नेवी थी। लेकिन इस टाइम में जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी, और बहुत सारी सबमरीन्स, यू बोट्स, ठीक,
और एक सबसे बड़ा उसने वारशिप बना लिया था, इम्पीरेटर नाम था उसका, इम्पीरेटर। ये उस टाइम का 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा शिप, सबसे बड़ी शिप थी जो जर्मनी के पास थी। तो जर्मनी काफ़ी पावरफुल हो चुका था, ठीक, और इसलिए वो इन सबसे पैरिटी भी मांग रहा था उनके कॉलोनीज में। और तो अब क्या हुआ कि सारे कंट्रीज आपस में, भाई मान लो ये हम हैं और ये मेरा पड़ोसी है, हमारे यहाँ कोई हल्की फुल्की झगड़ा या इस तरीके से चला, लेकिन हमारे पास अगर गन आ गई तो कहीं ना कहीं अपने को इनसिक्योर फील करेगा कि नहीं फील करेगा, ठीक, कुछ कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी इनसिक्योर फील करेगा। जैसे क्या होता है, चाइना के पास में जैसे कोई मान लो कोई एक नया वीपन जाता है तो इंडिया तुरंत उसका काउंटर अपने पास रखता है कि नहीं रखता है, और रखना ही पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टाल नहीं सकते हो, तो दोनों लोग ना रखें। जैसे इसीलिए तो अब इंडिया में जो है वो आर्म्स के लाइसेंस मिलना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि लाइसेंस होना और गन होना इसका मतलब अपराध बढ़ना, क्राइम बढ़ना, ठीक, तो लाइसेंस ही ना दो, होगा ही नहीं तो झगड़ा करेंगे, लाठी डंडा थप्पड़ मुक्के चलाएंगे, बंदूकें तो नहीं चलने लगेंगी, होगी नहीं तो नहीं चलेंगी, और होगी तो चल ही जाएंगी। तो उस समय यह था कि टाला ही नहीं जा सकता था, तो इनके पास भी गन होनी चाहिए, और या इनके पास गन है तो ये मिसाइल से नीचे नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ें होने लगी, तो एक आर्मामेंट की रेस बढ़ गई। अब सबके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गए, और जहाँ इंडस्ट्री में जो है आयरन एंड स्टील बनाई जाती थी, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, वहाँ पे अब क्या हुआ, वहाँ पे अब बनाए जाने शुरू हो गए काफ़ी ज़्यादा हथियार, और उनका भी शुरू हो गया ट्रेड। मतलब ये भी था कि जिनके पास में मान लो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं हैं या कम हैं या कम टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले क्या करते थे, सेल करते थे। जैसे इस मामले में अमेरिका आ गया था। अभी हम लोग देखें कि अमेरिका भी बाद में, शुरू में वार में नहीं आया, बाद में वो भी वार में कूदा। और क्यों कूदा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है एक्सपोर्ट कर रहा था आर्म्स एम्यूनिशंस ये सब ब्रिटेन को, और जर्मनी को ये बात बार बार बुरी लग रही थी, तो जर्मनी ने अमेरिका पे यानी अमेरिकन बोट्स पे क्या किया, अटैक किया। ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आर्मामेंट्स। अच्छा, अब जब सबके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं तो सब आंख दिखाने वाले हो गए, तो कोई किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे पास पावर नहीं है तो भले हम आपकी बात बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर हमारे पास पावर है तो आपकी बात हम क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई। जैसे हम जब तक कमज़ोर हैं तब तक तो आपकी बात हम मानेंगे, और अगर हम कमज़ोर नहीं हैं तो आपकी बात क्यों ही मानेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे शुरू हुई, यानी जो रेस ऑफ आर्मामेंट्स हुई उसकी वजह से। अच्छा, तो ये सारे रीजन्स जो हैं वो आपके यहाँ पर हो गए। अब अभी जब आपको हम इसके मेन रीजन बताए थे, तो मेन में हमने एक बात आपको कही थी जो थी अलायंसेस की। किसकी, अलायंसेस की, मतलब एक गुट बनाने की, ठीक। और हो सकता है आपकी बुक में, या रुको हम देख लेते हैं, आपकी जो मॉर्निंग स्टार है, तो मॉर्निंग स्टार में यहाँ पे लिखा डिविजन्स ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स। तो वही चीज़ है, और जो है आप अलायंसेस कह लो या ग्रुप्स कह लो। यूरोप उस समय 2 तरह के ग्रुप में बढ़ चुका था, ठीक। ग्रुप में पहले नेशंस के बारे में एक चीज़ जान लो, जैसे कुछ तो सिंगल स्टेट नेशन थे, जैसे मान लो आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब सिंगल स्टेट वाले थे। लेकिन जैसे अगर ऑस्ट्रिया हंगेरी की बात करोगे तो एक पूरा अंपायर था, और अंपायर का मतलब समझो कि अंपायर में कई सारे छोटे छोटे नेशन आएंगे, और इसमें कई सारे कल्चर्स, लैंग्वेजेज, एथनिसिटी, जैसे इसमें क्रोएट्स भी मिलेंगे आपको, स्लाविक भी मिलेंगे, बोस्नियन भी मिलेंगे, ये सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑटोमन एम्पायर में कई सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। ये वाले जो बाल्टिक नेशन हैं इसमें भी ऐसे सारे मिलेंगे, ठीक। तो एक तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी वाले लोग थे। हाँ, तो इनकी एथनिसिटी में भी आपस में जो है क्लैश होती थी, ठीक। चलो, अलायंसेस के पहले थोड़ा ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा आके आपको समझा देते हैं कि आखिर सर्बिया और यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों था। तो देखो, बात ये है कि जैसे यहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर है, और यहाँ पे ये बाल्कन स्टेट्स हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब जो हैं ये आपके बाल्कन स्टेट्स हैं, ये बोस्निया, सर्बिया, ये सब मिला करके, और ये ऑस्ट्रिया हंगेरी है। होता ये है कि ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं ये अलग अलग एथनिसिटी, और यहाँ अलग अलग एथनिसिटी की वजह से इसमें कई सारे और स्टेट्स हैं, मैंने सारे नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, खाली रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया लिखा है, और भी कई सारे हैं। तो सब आपस में लड़ करके फ्री होना चाहते थे ये सारे लोग। तो हुआ ये कि यहाँ पे उनको एज इट इज़ वाले में रखा गया, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिया हंगेरी है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया हंगेरी है वहाँ पे क्या उसने क्या किया, ये बोस्निया वाला बाद में पोजीशन क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और रसिया यहाँ पे तब कुछ नहीं बोला, क्योंकि रसिया का इंटरेस्ट यहाँ पे ये था, ठीक है, कि हम मार्मरा सी से और यहाँ पे जो ब्लैक सी है उसके बीच में जो है, उसके बीच में एक डार्डिनल्स करके एक वहाँ पे पास था,
जहाँ से रसिया का ट्रेड होता था। तो रसिया उस टाइम वहाँ पे कुछ नहीं बोला। लेकिन जो ये बोस्निया में स्लाविक्स रहते थे और स्लाव्स यहाँ रसिया में भी थे, तो वो एथनिसिटी का जो वहाँ पे क्लैश हो रहा था, तो एथनिसिटी की वजह से इसमें रसिया और सब इंटरेस्ट ले रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है सर्बिया को भी कैप्चर करना चाह रहा था, ठीक है। और जब बोस्निया को कैप्चर कर लिया था सर्बिया के, तभी यहाँ से टेंशन बढ़ गए थे। और जब इसको कैप्चर करना चाह रहा था, और तभी से रसिया और सर्बिया की यहाँ पे ट्रीटी हो चुकी थी, ठीक है, कि अगर मान लो सर्बिया पे कोई अटैक होता है, रसिया उसकी हेल्प करेगा, ये ट्रीटी हो चुकी थी। और सर्बियन नेशनलिज्म जो उस समय हावी हो रहा था उस टाइम पे, तो उसी लिए चूंकि ऑस्ट्रिया हंगेरी इसको कैप्चर करना चाह रहा था, इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगेरी के जो प्रिंस थे उनकी यहाँ पे क्या होती है, उनका असैसिनेशन होता है। आई होप वो असैसिनेशन क्यों हुआ वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इस टेंशन की वजह से वो यहाँ पे असैसिनेशन होता है, राइट। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे अलायंसेस। तो बेसिकली 2 अलायंसेज में बटा हुआ था। एक तरफ थे आपके अलाइड पावर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर। सेंट्रल अलाइड में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इसी में यूएसए आ गया, इसी में रसिया था, ठीक, रसिया था यूएसए बाद में आया, ऐसे कह सकते हो। सेंट्रल वाले में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर, और भी कई छोटे छोटे, बेसिकली ये थे अलाइड पावर्स जो थे, ठीक है। ये ट्रिपल एंटांट करके एक ट्रीटी थी 1907 में हुई थी, उस ट्रीटी के तहत ये आपस में थे, ठीक है। और ठीक है, ट्रिपल एंटांट करके, और ये जो थे सेंट्रल पावर जो थी, ये ट्रिपल अलायंस, हाँ, हालांकि ट्रिपल अलायंस में जो आपका है ये जर्मनी, और ट्रिपल अलायंस वाली ट्रीटी में आपका इटली भी था, इटली के साथ में भी ये ट्रीटी थी, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर और इटली इनके साथ में थी। लेकिन जब ये वार स्टार्ट हुआ तो इटली ने इनकी तरफ से फाइट नहीं किया। इटली उस समय जिसने बोला कि हमारी जो ट्रीटी हुई है उस ट्रीटी के हिसाब से ये हुआ है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे तुमने खुद अटैक किया है कि ऑस्ट्रिया हंगेरी ने अटैक किया सर्बिया पे, और जर्मनी ने भी उसकी हेल्प में रसिया पे और फ्रांस पे अटैक किया, तो हम हेल्प नहीं करेंगे। तो वो नहीं आया। लेकिन बाद में उसको कुछ इंटरेस्ट आया, जब मतलब वार स्टार्ट हुआ तो इटली को कुछ इधर से लालच मिली कि अगर हम वार जीतेंगे तुमको ये रीजन्स मिल जाएंगे, तो इटली ने इसकी तरफ से आके इसके अगेंस्ट वार किया, इस ग्रुप के अगेंस्ट में। तो उस समय ये वाली अलायंसेज जो हैं वो बनी हुई थी। और ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा चीज बना हुआ था। और फिर इमीडिएट काज जो हुआ वो आपने देखा ही, तो उस इमीडिएट काज की वजह से तुरंत क्या होता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं वॉर इवेंट की। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है इसलिए बहुत शार्ट में आपको केवल एक मतलब इंटरेस्ट आए इसलिए बताएंगे। तो वॉर देखो जो यहाँ पे होता है, तो वो जिन कंट्रीज से होता है उसके बेस पे इनको फ्रंट्स कहा गया, ठीक है, फ्रंट्स। तो 2 फ्रंट्स पे वार हुए। इधर वाला आपको ईस्ट और वेस्ट पता है, तो जर्मनी ने जो इधर की साइड वार किया, या कह सकते हो जो सेंट्रल पावर ने इधर की साइड वार किया वो वेस्टर्न फ्रंट पे था, और इधर की साइड जो वार किया वो ईस्टर्न फ्रंट पे था, ठीक है। अब अगर वेस्टर्न फ्रंट पे बात करोगे तो लगभग 4 साल तक यानी 4 ईयर्स तक शुरुआत में जर्मनी ही जो है जर्मनी जीतता रहा, ठीक है। फिर जब ब्रिटेन और फ्रांस की इनकी जब हेल्प शुरू हुई, ठीक है, तब 4 ईयर्स तक तो ऐसे ही एज इट इज सिचुएशन बनी, मतलब वार करते रहे, कोई जीतता हारता उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर क्या हुआ, इधर जब नेवल वार स्टार्ट हुए इधर अटलांटिक ओशन से, तो जर्मनी धीरे धीरे यहाँ पे हारना जर्मनी का शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ईस्टर्न फ्रंट पे देखेंगे तो ऑस्ट्रिया हंगेरी और जर्मनी ये सारे लोग रसिया पे अटैक की रहती हैं, तो रसिया पे इनको विक्ट्री मिल जाती है। लेकिन रसिया में 1917 में क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे लेनिन उस टाइम पे जब यहाँ पे हेड बनते हैं रसिया के, ठीक है। तो रसिया एक ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस्क 1918 में एक ट्रीटी करता है, जिसमें जर्मनी बहुत हार्श ट्रीटी करता है इसके साथ में, और रसिया क्या होता है वार से अपने को बाहर
निकाल लेता है। ठीक, किसने क्यों अटैक किया ये आपको कहानी क्लियर हो गई कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पे क्यों अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो जर्मनी चूंकि ट्रीटी में था, तो ये जो है चूंकि रसिया ने सर्बिया को बचाने के लिए इधर अटैक किया, तो जर्मनी ट्रीटी में था तो इसने रसिया के अगेंस्ट वार किया। फ्रांस जो है वो इनके साथ ट्रीटी में था, ठीक है, तो रसिया और इन सब के साथ में, तो फ्रांस जर्मनी पे वार डिक्लेयर करता है, जर्मनी इस पे भी कर देता है। लेकिन जर्मनी एक चीज़ गलत करता है या कुछ भी करता है, लेकिन वो बेल्जियम से होकर के अटैक करता है इस पे, तो यानी बेल्जियम में अनावश्यक दखलंदाजी कर देता है। तो चूंकि ब्रिटेन और बेल्जियम की ट्रीटी हुई रहती है, तो इसलिए ब्रिटेन तुरंत अटैक कर देता है। इधर ये कहानी शुरू होती है। ऑटोमन एम्पायर में टर्की वगैरह होते हैं, चूंकि इनके भी इस जो है बाल्कन रीजन में और इधर इनके अपने इंटरेस्ट थे, इसलिए जर्मनी साइड से यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, अपना अटैक करते हैं। ठीक, तो ये दोनों फ्रंट पे वार की कहानी हो गई। यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती है, ट्रेंच वारफेयर। यहाँ पे आपकी एक बात आएगा, ट्रेंच वारफेयर। तो इसमें ट्रेंचेज बनाए जाते हैं, मतलब खाइयाँ बनाई जाती हैं और उसमें रह करके सोल्जर्स जो हैं वो फाइट करते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे ऊपर आएंगे तो मशीन गन्स तुरंत चलने लगती हैं, तो वो ट्रेंच में रहेंगे। जैसे कोई बाहर निकलता था उसके ऊपर फायरिंग होती थी, लेकिन ट्रेंच में रहते रहते ये हो कि जैसे किसी को गोली लग गई और जल्दी उसको बाहर निकाल नहीं पाए, तो वो उसी में सड़ेगा, उससे वहाँ पे प्लेग फैलेगी, वहाँ पे बारिश अगर होगी, स्नो होगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक मड क्रिएट होगा, वहाँ पे फूड की शार्टेज, उसके अंदर बहुत सारी बीमारी, पैरों में उनकी गैंग्रीन हो गई, वुंड्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी बीमारी, यानी बहुत सारे लोग ट्रेंचेज में बिना मारे ही, बिना मौत के ही वहाँ पे मर जाते हैं। तो ट्रेंचेज में ये सारी चीज़ें होती है, तो ट्रेंच वारफेयर ये है। इसके अलावा यहाँ पे है आपका एक आता है इसमें पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड। पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड, पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि एक बढ़िया तरीका ये भी, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड में आप एक चीज़ पढ़ोगे, होता है जब जर्मनी की आर्मी काफ़ी तेज़ी से रसिया में एंटर करती है, तो रसिया जब नहीं जीत पाते हैं रसिया के सोल्जर्स, तो क्या करते हैं, अपने ही खेत खलियान में आग लगाते हुए पीछे लौटते जाते हैं, यानी इनको फूड की सप्लाई न मिल पाए। और वो इसका फ़ायदा होता है उनको कि अपने ही खेतों में आग तो लगाते जाते हैं, लेकिन बाद में जर्मन सोल्जर्स काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, फिर विंटर्स पड़ना शुरू हो जाती है और फूड की शार्टेज होती है, तो ये अपने आप मरने लगते हैं और फिर वो उधर से अटैक करके और जर्मन को बाहर खदेड़ देते हैं। ब्लॉकेड में ये है कि अपने इनमीज के कंट्री में वहाँ तक चाहे फूड हो, फूड सप्लाई हो, फ्यूल का सप्लाई हो, आर्मामेंट्स हो, कुछ भी ना पहुँचने देना, वो सारे रास्ते बंद करना। ठीक, तो चाहे आपका डार्डेनल्स का पोर्ट हो, यानी इन सब जगह पे हर तरीके से, जैसे टर्की जो था, जर्मनी और टर्की की जो ट्रीटी हुई थी या वो आपस में साथ दे रहे थे, वो इसीलिए कि डार्डेनल्स पोर्ट पे रशिया का जो आने जाने का रास्ता था वो सीज कर देना था। तो ब्लॉकेड में ये सारी चीज़ें थी। और जब ब्लॉकेड वाली बात ही थी, उसी में जर्मनी अपने यू बोट्स के सहारे, जो अमेरिका से जो यहाँ पे सप्लाई होती थी, वो उन यू बोट्स से उन शिप्स को क्या करती थी, डिस्ट्रॉय करते रहते थे। तो डिस्ट्रॉय करते करते ये हुआ कि एक बड़ी शिप थी, लुसिटेनिया नाम था उसका, ठीक है, वो ब्रिटेन का ही था, लेकिन उसमें 180 अराउंड जो है सिविलियंस बैठे थे अमेरिका के, और उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, तो एक रीजन तो ये था अमेरिका के वार में आने का। पूछा जाता है कि अमेरिका वार में क्यों आया था आखिर। ठीक, 1917 में वार में वो शामिल हुआ था अमेरिका। तो एक तो रीजन ये था कि उसकी जो लुसिटेनिया जो शिप थी, उसमें जो सिविलियंस थे वो अमेरिका के थे, और अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ था कि जर्मनी सोल्जर्स की लड़ाई तो ठीक है, वो सिविलियंस को क्यों टारगेट कर रहा है। तो एक कारण ये था, लेकिन यही अकेला कारण नहीं था। एक कारण ये भी था कि चूंकि इंडस्ट्री जब ब्रिटेन और इन सब जगह पे ग्रो हो रही थी, तो उन्होंने अमेरिका से काफ़ी सारे लोन्स ले रखे थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही चीज़ हुई। तो अगर ये लोग हार जाते, यानी अगर आपकी एलाइड पावर्स जो हैं अगर वो हार जाती, तो उनके सारे लोन्स डूब जाते, तो अमेरिका का नुकसान होता। तो उसको तो ये बहाना मिल गया, बाकी नुकसान तो उसका इस चीज़ से हो रहा था कि अगर ये लोग हार जाते तो अमेरिका का एक बड़ा नुकसान था, तो नुकसान ना हो, तो इसकी वजह से अमेरिका भी क्या करता है, वार में इंटर कर जाता है। यानी वार इवेंट्स जो आप पढ़ रहे हो, उस इवेंट्स में भी जानो कि अमेरिका वार में क्यों इंटर किया। ठीक है, तो फिर इसके बाद में एंड ऑफ वार, ऐसा क्या होता है जो वार का एंड होता है। भाई जब अमेरिका इनकी तरफ से आ जाता है, तो अमेरिका चूंकि पहले से वार में इंगेज था नहीं, नया नया एंट्री लिया वहाँ पे, तो पूरी तरीके से वो रिफ्रेश्ड था, तो इनकी पावर्स बढ़ गई। तो पहले तो यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी हारने लगी, रसिया ने उधर अपना रिट्रीट कर ही लिया था। ठीक है,
और इधर क्या हुआ, उसी टाइम पे जर्मनी में अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, ऑस्ट्रिया हंगेरी में यही होता है, ठीक। तो क्या होता है कि और इन रीजन में भी यही होता है, तो इनके अंदर के पॉलिटिकल क्राइसिस इनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ से हारना शुरू हो जाते हैं। तो कैसर विलियम सेकेंड जो जर्मनी का एम्परर होता है वो कंट्री छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से 11 नवंबर 1918 को क्या होता है, एंड ऑफ वार हो जाता है, ठीक है। बाद में 6 मंथ तक जो ये आपके एलाइड फोर्सेस हैं वो 6 मंथ तक क्या करते हैं आपस में कि कैसे ट्रीटी हो, किसको वार गिल्ट प्रूव किया जाए, ये सब करने के लिए वो आपस में क्या करते हैं, मतलब उस पर विचार मंथन होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वुडरो विल्सन। वो 14 मतलब उसको 14 लाइन का एक आर्टिकल रखते हैं, ठीक है, एक ट्रीटी जैसा, या एक कह सकते हो कि मतलब इसी उस बेस पे जो है एक चार्टर के बेस पे बाद में लीग ऑफ नेशंस जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो ये पीस के लिए वो चीज़ रखते हैं, वुडरो विल्सन उसमें होते हैं। इन सब के बेस पे आपकी होती है ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साय जो कि है रिजल्ट ऑफ वार में, ठीक है। तो अब लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब ट्रीटी ऑफ वर्साय। ये 28 जून 1920 में होती है, ठीक है। नहीं, 1919 में ही होती है, ठीक है। या इसमें होती है क्या, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक। इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये होता है कि वार गिल्ट जो है, मतलब किसको माना जाए कि किसकी वजह से वार हुआ, तो जर्मनी को माना गया। हाँ, इसमें थे कौन कौन, ट्रीटी में थे कौन कौन, तो जो जर्मनी था, जर्मनी की तरफ से वाइमर रिपब्लिक, यानी वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, तो वाइमर रिपब्लिक की तरफ से जो बने थे वो वहाँ पे गए थे जर्मनी को रिप्रेजेंट करने, जिनके ऊपर ये सारी कंडीशंस आनी थी, उनको एक्सेप्ट करना था अपनी डिफीट वहाँ पे। बाकी वुडरो विल्सन थे जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और लॉर्ड जॉर्ज थे जो ब्रिटेन के थे, ठीक है। और क्लेमेंसो था, ठीक है, जो इटली का था। ये सारे लोग वहाँ पे थे। वार गिल्ड जर्मनी को बनाया गया, और जब जर्मनी को वार गिल्ड बनाया गया तो इसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर जो है वो 60 बिलियन पाउंड का उसके ऊपर एक वार रिपेरेशन उसके ऊपर लगाया गया। इसके अलावा क्या किया गया कि जर्मनी अब कोई भी सबमरीन नहीं रखेगा, एयरफोर्स नहीं रहेगी। उसकी जो आर्मी है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी उसकी आर्मी। 15,000 केवल उसके पास शिप्स रहेंगी, इससे ज़्यादा शिप्स नहीं रहेगी, ठीक। जो राइनलैंड है, उसका राइनलैंड का रीजन है वो डिमिलिटराइज कर दिया गया, ठीक। अल्सास लॉरेन जो रीजन है वो फ्रांस को दे दिए गए, ठीक, जो कि मेन उसके जो रीजन थे। इसके अलावा जो उसकी मेन कोल रीजन थे वो फ्रांस को दे दिए गए 15 ईयर्स के लिए। उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी, मतलब फार ईस्ट रीजन में या अफ्रीका में, वो जितने भी अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने आपस में बांट ली। हालांकि अमेरिका ने नहीं लिया था उसमें, ठीक है, क्योंकि वुडरो विल्सन खुद ही एक पीस के लिए वो चीज़ रखे हुए थे, उन्होंने उसको आपस में बांट ली। तो ये सारी ट्रीटीज हुई थी और ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी जर्मनी के साथ, तो वो पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया था। मतलब इस तरीके से उसका डिमिलिटराइजेशन कर दिया गया पूरी तरीके से जर्मनी का। इसके बाद में फिर इतना सब करने के बाद में ये तो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया गया जर्मनी को। और इसीलिए मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो उसका सबसे बड़ा रीजन ट्रीटी ऑफ वर्साई ही है, जो जर्मनी में राइज ऑफ नाजिज्म होता है, यानी हिटलर के राइज का एक बड़ा कारण जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई ही है। इसके अलावा यहाँ की बाउंड्रीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए, इसमें कई सारे नेशंस खत्म हो गए, कई सारे नए, जैसे ये एम्पायर खत्म हो गया पूरी तरीके से, ऑस्ट्रिया और हंगेरी अपने आप में कंट्री बन गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब नए नए कंट्रीज यहाँ पे बने, यानी पूरी तरीके से बाउंड्री में पूरी तरीके से क्या हुआ, चेंज हो गया। इसके अलावा इस्टेब्लिश होता है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है जो हमको जाननी है, क्या इस्टेब्लिश होता है लीग ऑफ नेशंस।
लीग ऑफ नेशंस जो इस्टेब्लिश होता है इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब किस लिए होता है, तो इसमें ये कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई थी जिससे वर्ल्ड वार हुआ था वो सीक्रेट ट्रीटीज़ की वजह से हुआ था। यानी जैसे बेल्जियम और ब्रिटेन में कोई ट्रीटी थी, ये जर्मनी को पता ही नहीं था कि हम बेल्जियम पे अगर वार करेंगे तो ब्रिटेन हमारे ऊपर कर देगा, तो बहुत सीक्रेट ट्रीटीज जो होती थी वो नहीं होंगी, तो यानी उस तरीके से आगे अलायंसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये होगा। दूसरा, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन। तीसरा, जो आर्मामेंट की रेस है, आर्मामेंट की रेस है वो नहीं होगी, यानी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो कम से कम, जो मेंबर कंट्रीज हैं कम से कम वो लोग जो हैं ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं रखेंगे जो इसके मेंबर बनेंगे। चौथा था जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से सुलझाए जाएंगे आपस में। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि सबसे बड़ी इसकी कमी यही थी कि अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं बना, और अमेरिका जब खुद इसका मेंबर नहीं बना तो सबसे पहले तो वही उसकी वीकनेस हो गई। दूसरा, आर्मामेंट रेस रुकी नहीं, ठीक, जर्मनी फिर से राइज हुआ और धीरे धीरे लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया, और उसी का रिजल्ट क्या हुआ आपका, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, जैसे कि बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएनओ बना, और वो भी जितना अच्छा काम कर रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे झगड़े नहीं सुलझा पा रहा है। लगातार इस समय रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान की क्राइसिस है, वहाँ पे यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से यूएनओ की, खैर लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होता है। तो अब हम अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री से वर्ल्ड वार सेकेंड। एक बार फिर से बता देते हैं, इंडियन हिस्ट्री के सारे एक क्विक रिवीजन करके वीडियोस हैं, वो सारे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ इन स्क्रीन में भी उसको लगा दे रहे हैं। चैप्टर कैसा लगा या हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।